तो हेलो दोस्तों, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का, उस चैप्टर का ये वीडियो दूसरा होने वाला यानी पार्ट 2 होने वाला है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। उसके आगे के टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आवेशन के तरीके। आवेशन का मतलब होता है आवेश उत्पन्न करना, अर्थात कितने ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से हम किसी वस्तु के ऊपर आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो मेनली 3 ऐसे तरीके हैं जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं। सबसे पहला है घर्षण। घर्षण में 2 वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। मान लीजिए ए और बी 2 वस्तु हैं जिसको आपस में रगड़ें, तो एक वस्तु पे जितना का धन आवेश आता है दूसरे वस्तु पे उतना ही ऋण आवेश आता है। जैसे अगर यहाँ पर आएगा +10 कूलम तो यहाँ आएगा -10 कूलम, यहाँ आएगा +20 तो यहाँ आएगा -20। यानी आवेश का परिमाण जो है, मात्रा 20 तो 20, 10 तो 10, वो एक समान होता है। लेकिन चिन्ह यानी प्रकृति, एक प्लस तो दूसरा माइनस, प्रकृति क्या होता है, विपरीत। तो 2 वस्तुओं को जब घर्षण में लाया जाता है तो एक पर जितना का धनावेश होता है दूसरे पर उतने का ही क्या होता है, ऋण आवेश। अब देखिए, वस्तुओं का एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन बंध होता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं। तो जिस भी वस्तु का इलेक्ट्रॉन बंध होता कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जिस वस्तु का क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंध होता अधिक होता है उसमें चला जाता है, और जिससे निकलता है वो क्या हो जाता है, धन आवेशित, और जिसमें जाता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित। अर्थात घर्षण की क्रिया में निम्न इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले जो वस्तु होते हैं उस पर क्या होता है, धनावेश, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और जो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले वस्तु होते हैं उस पर क्या होता है, ऋण आवेश, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं चालन की। तो चालन में एक आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को किसी चालक में क्या हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, चालक की मदद से जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जो आवेश होता है वो स्थानांतरित होकर जो अनावेशित वस्तु है वहाँ भी चला जाता है। तो यहाँ अगर ऋण आवेश है तो यहाँ भी ऋण आवेश चला जाएगा, धन आवेश है तो क्या चला जाएगा, धन आवेश। यानी आवेश की प्रकृति यानी चिन्ह जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। तीसरा है प्रेरण। प्रेरण में 2 वस्तुओं को पहले एक दूसरे के करीब लाते हैं, जिसमें एक वस्तु अनावेशित होता है दूसरा आवेशित। तो इस आवेशित के कारण इसमें क्या होता है, ध्रुवता आ जाता है, और प्लस के साइड इसका जो माइनस वाला पार्ट है वो चला जाता है, और प्लस वाला पार्ट यानी इस वस्तु में, किसी भी वस्तु में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋण आवेश। तो जो सन्निकट यानी नज़दीक वाला क्या होता है, सतह होता है, वहाँ पर विपरीत आवेश आ जाता है, यानी माइनस इधर प्लस इधर। अब यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं धरती से, जिसको कहते हैं भू संपर्कन, या जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। तो भू संपर्क करा के क्या करते हैं, इस सारे प्लस को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और माइनस वाला इस पर फैल जाता है, तो दूसरा वस्तु विपरीत आवेश उत्पन्न कर लेता है। यानी कि आवेश की प्रकृति कैसी हो जाती है, असमान, यानी कि प्लस माइनस वाला खेल। तो यही चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है, घर्षण होता है, उसमें आवेश की प्रकृति क्या होती है, विपरीत, और आवेश का परिमाण समान होता है। जो हमारा चालन होता है उसमें परिमाण का कोई बात नहीं करते हैं। जना मान लीजिए पहले इस पर 20 कूलम था, अब बाद में इस पर 18 कूलम है, तो इस पर कितना गया होगा, 2 कूलम। ऐसे हम लोग देखते हैं। और जो प्रेरण होता है उसमें भी अगर धनावेशित वस्तु से करेंगे तो सामने वाले पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश जो होता है उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई दूसरा आवेश आता है तो उस पर ये क्या करता है, बल लगाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ दूसरा आवेश आने से पहला वाला जिसका वो क्षेत्र है वो बल लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कहीं भी दुनिया में 2 आवेश अगर एक दूसरे को बल लगा रहा है, इसका मतलब दोनों ही आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में आया हुआ है। अब जब आवेश रुका होता है तो केवल उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र ही होता है, यानी वो विद्युतीय चीज़ पर ही क्या करता है, बल लगाता है। लेकिन अगर आवेश गतिशील हो तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अर्थात किसी विद्युतीय पदार्थ पर भी बल लगाएगा, और जो चुंबकीय पदार्थ होगा उस पर भी बल लगाएगा। यानी गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, और जो रुके हुए आवेश होते हैं या फिर कहें जो स्थिर आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो कहते हैं कि अनंत से +1 कूलम आवेश
या फिर एकांक धनावेश इसी को कह सकते हैं। अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने पर जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? एकांक धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में उस पर किस पर? एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका फार्मूला होता है E बराबर F/Q। अर्थात यहाँ से अगर F का फार्मूला देखेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाय E। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कौन सी? कूलम। तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटा कूलम, या इसका होता है वोल्ट बटे मीटर। ये दोनों याद कर लीजिएगा। वोल्ट बटे मीटर कैसे होता है ये हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी आपको याद कर लेना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन बटा कूलम्ब होता है या फिर वोल्ट बटा मीटर होता है। अब दूसरा विद्युत विभव, जिसको V से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। अब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाए तो जो उस पर बल लगा उसको तो विद्युत क्षेत्र बोल दिए। अब लाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा, उस कार्य को क्या बोलेंगे? तो उस कार्य को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में जो कार्य किया जाता है, बल के जगह अगर क्या लिख देंगे? कार्य, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत विभव। और इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q। यहाँ जो क्या है? विभव है, ये भी अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, और जो हमारा क्या है? आवेश है, ये भी अदिश राशि है। तो कार्य का क्या होता है? जूल, और इसका क्या होता है? कूलम। तो विभव का SI मात्रक होता है जूल बटे कूलम्ब या फिर वोल्ट। तो विद्युत क्षेत्र का 2 SI मात्रक क्या याद रखेंगे? न्यूटन बटा कूलम्ब या वोल्ट बटा मीटर। और विद्युत विभव या विभव का क्या याद रखेंगे? जूल बटे कूलम्ब या फिर वोल्ट। अब इसके बाद इससे आगे देखते हैं। तो साथियों अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है एक टॉपिक जो कि है द्विध्रुव, या जिसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो समान आवेश, जब दो मतलब सूक्ष्म समान आवेश, सूक्ष्म समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत कम दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं द्विध्रुव। जैसे देखिए ये छोटा आवेश है दोनों, एक है +Q एक है -Q, दोनों क्या है? Q ही है। तो दोनों का परिमाण क्या है? बराबर। ऐसा नहीं ना कि Q है 2Q है, दोनों का एक Q तो एक ही है दोनों का परिमाण। और विपरीत प्रकृति यानी एक प्लस तो एक माइनस, और ये बहुत कम दूरी पर रखा हुआ है, तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इस दोनों में से किसी एक आवेश का कौन सी परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, नॉर्मली L और L 2L लिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे अगर ये दूरी m होता तो द्विध्रुव आघूर्ण होता Q गुना कौन सी? m। अभी यहाँ से L और L 2L है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? 2L। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण एक तरह का सदिश राशि है और इसका SI मात्रक क्या होगा? कूलम्ब, और दूरी है तो क्या होगा? मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाता है? कूलम्ब मीटर। और इसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। द्विध्रुव तो नहीं, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाता है तो क्या कहिएगा? किसी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं?
द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर होता है और इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। अब है दोस्तों बल आघूर्ण, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, और टॉर्क को हम लोग किससे सूचित करते हैं? टाउ से। ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है टाउ। ये क्या होता है? जब किसी द्विध्रुव को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर बल लगता है और उस बल के कारण वो उसमें घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। इसी को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण जो होता है बल एवं द्विध्रुव के दोनों सिरों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं टॉर्क जो होता है बल गुने लंबवत दूरी, ये होता है। और टॉर्क भी एक क्या होता है? सदिश राशि। अब यहाँ पर देखिए, अगर Q आवेश को हम लोग कहाँ लेकर आए? बाह्य विद्युत क्षेत्र E में, तो बल क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े थे E बराबर क्या होता है? F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q × A। तो यहाँ पर क्या होगा? F के जगह क्या लिखेंगे? Q और मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे? E लिख लेंगे। और उसके बाद है लंबवत दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 12 की दूरी है, ये विद्युत द्विध्रुव की दूरी है। लंबवत दूरी हमको ये निकालना पड़ेगा। अगर ये थीटा कोण पर है तो ये वाला होगा लंबवत दूरी। कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर ये थीटा है और ये दूरी है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लंब बटा कर्ण निकाल लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब को हम लोग x मान लेते हैं, लंब ही तो है लंबवत दूरी। अब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण क्या होता है? 12। तो यहाँ से लंबवत दूरी बराबर क्या हुआ? 12 अगुना कौन चीज़? साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 12 अगुना कौन चीज़? साइन थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि Q अगुना 12 को इधर करेंगे तो E अगुना क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और देखिए Q गुना 12 को हम लोग क्या कह सकते हैं? P कह सकते हैं, द्विध्रुव। तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या लिख देंगे? Q और 12 के जगह P, और E साइन थीटा है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? E साइन थीटा। अब इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखिए, जब ऐसे लिखा हो, जैसे मान लीजिए P बराबर लिखा हुआ है AB साइन थीटा, और वहीं P बराबर लिखा है AB कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर P बराबर A अक्रॉस B, इसके लिए, ठीक है ना। और वेक्टर P बराबर लिखते हैं A और डॉट B, किसके लिए? इसके लिए। जब साइन थीटा हो तो क्या लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट, और जब क्रॉस थीटा हो तो क्या लिखते हैं? जब साइन थीटा हो तो क्या लिखते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस। और जब कॉस थीटा हो तो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया? अपना आया साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे? P क्रॉस E, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। तो ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण। इसी तरह आपको अगर किसी वायु विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव को ले जाएं तो वहाँ पर कितना स्थितिज ऊर्जा होगा? तो याद रखना है -PE cos थीटा। कितना कार्य होगा? तो याद रखना है W बराबर -PE cos थीटा 1 cos थीटा 2। अगर cos थीटा 1 को 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा 2 के जगह cos थीटा रखना पड़ेगा। तो कार्य का फार्मूला क्या हो जाएगा? -PE। देखिए ये दोनों जो है, ये तीनों जो है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इस सब का डेरिवेशन नहीं बताए हैं, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बल आघूर्ण हो सकता है कि आपसे पूछ ले कैसे, तो इस प्रकार आप चित्र बनाइएगा और ऐसे जस्ट इसको सिद्ध कर दीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सदिश योग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम सदिश योग की ओर अगर आगे बढ़ें तो मान लीजिए कोई बकरी है, ठीक है ना, और इसको इधर 10 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, और इसको पुछरी में कोई रस्सी बांध के इधर 5 न्यूटन से खींचा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये बकरी जो है ये 5 न्यूटन आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस 10 में 5 है तो 10 का 5 तो ये कैंसिल कर देगा, पर 5 न्यूटन से बकरी कहाँ जाना शुरू कर देगी? आगे जाना शुरू कर देगी। लेकिन सुनिए, अगर ये क्या है? बकरी है, और इसको 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 10 न्यूटन से इधरों खींच रहा है, तो आपको ये तो पता है कि बीच में ये जाएगी, लेकिन बीच में ये कितना न्यूटन से जाएगी? मान लीजिए x न्यूटन से। तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हम लोग करते हैं कि इसका मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ x बराबर होता है, जैसे मान लीजिए इसको f मान लें, तो दोनों तो क्या हो जाएगा? f इन हो जाएगा अगर दोनों बराबर हैं। तो यहाँ f बराबर होता है 2f cos थीटा, अर्थात इसके बीच कितना कोण है? यानी ये दोनों, अगर यहाँ से जाहिर सी बात है, अगर कम कोण बना के दोनों खींचेगा तो ज़्यादा खींचाएगा बकरी,
जैसे देखो अगर यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा है और यहीं से 10 न्यूटन, तो इस वाली स्थिति में बकरी ज़्यादा खिंचाएगा। और जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे ऐसे, अगर मान लो दूरी बढ़ाते बढ़ाते इधर आ गए 10 न्यूटन और इधर, तो बकरी चिरा नहीं न जाएगा, ना ऊपर जाएगा नीचे, आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बल कितना लग जाएगा, 0। तो थीटा जितना यानी कोण जितना छोटा होगा उतना ही अधिक तीव्रता से खींचेगा। तो अगर ऐसा वाला कंडीशन आए तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, 2f cos थीटा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देना है। अभी देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु है, इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर 2 न्यूटन का। तो इसका फाइनल F नेट बताना है आपको। ये मान लीजिए F1 हो गया, या आपका F2 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसको इधर जो है 2 न्यूटन से खींचा जा रहा है और नीचे मान लीजिए इधर 2 न्यूटन से खींचा जा रहा है और इधर ही इसको 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है। ये F1 मान लीजिए, इसको F2। तो यहाँ पे F नेट बताइए। और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, एक वस्तु है, इसको इधर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन से इधर, और बीच में 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिएगा ये F1 है, ये F2 है, तो यहाँ पे F नेट कितना होगा। अगर ये आप बना लेते हैं तो अभी हम सिद्ध कर सकते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बहुत आसान तरीके से। पहले यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इधर 10 न्यूटन का क्या है, ज़्यादा है, इधर 2 न्यूटन का कम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ जो F नेट होगा वो क्या होगा, F1 और माइनस क्या होगा, F2। यानी 10 में से 2 घटाएंगे उतना का ही उधर जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन का बल। तो 8 न्यूटन का बल हमको प्राप्त हो गया, जो कि इस दिशा में जा रहा है, F2 से F1 की दिशा में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 न्यूटन ऊपर गया, फिर 10 न्यूटन ऊपर मार दिए, तो दोनों तो जोड़ाइए न जाएगा। तो 12 न्यूटन से कुल कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और तीसरा वाला बहुत स्पेशल केस है। देखिए F1 और F2 दोनों तो बराबरे हैं, तो इसलिए F1 और F2 को क्या मान लेते हैं, F, जो कि कितना हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। यहाँ पर हम लोग वही लगाएंगे 2f cos θ/2, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। उस समय थीटा शायद बोल दिए थे, थीटा नहीं होता, θ/2 होता है। तो अगर ऐसे करके हम बल निकालें तो F नेट का मान क्या हो जाएगा, 2 अगुना F के जगह कितना है, 10 न्यूटन अगुना cos थीटा कितना है, cos थीटा तो 60 डिग्री है, तो cos θ/2 का मतलब है cos 60 डिग्री ने 60 का 2 यानी cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो 10√3 न्यूटन का बल लगेगा। यानी कि बीच में ये वस्तु कितना बल से जाएगा, तो 10√3 न्यूटन के बल से जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस पर ये वाला तो आप समझ गए, इस पर बेस 2-3 और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्लियरिटी हमारे मन में आ सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्थिति हमने बना दिया। पहला स्थिति ये है, यहाँ पे पूछ रहा है F नेट का मान क्या होगा। तो 20 है, तो मान लीजिए F1 है 20, F2 है 20, तो F1 और F2 बराबर ही हो गया। तो इसको F मान के क्या लिख देते हैं, 20 न्यूटन। यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है, 120। तो cos θ/2 कितना हो जाएगा, cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, हाफ यानी 1/2। तो F नेट का सूत्र क्या पढ़े हम लोग, 2f cos θ/2, तो 2 अगुना F कितना है 20 और cos θ/2 का मान कितना है, हाफ। तो कितना हो जाएगा आंसर, 20 न्यूटन। यानी 20 न्यूटन के बल से ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ थीटा ये दिया हुआ है, तो cos θ/2 यानी cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री √2/3 हो जाएगा। और F दे रखा है 5, तो हम F नेट निकालेंगे कैसे, 2f cos θ/2, तो 2 गुना 5 अगुना कौन से, √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5√3 न्यूटन से ये क्या होगा, बीच में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी 2f cos θ/2 एक ही बार में लगाते हैं, F नेट के जगह Fn लिख देते हैं। तो 2 गुना न्यूटन का बल का मान कितना है, 2 न्यूटन, cos θ/2 यानी cos 60 कितना होगा, हाफ। तो ये कट जाएगा तो कितना होगा, 2 ही न्यूटन का। यहाँ से आप एक बात और समझ गए कि अगर 2 क्या है,
बल मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और समान बल है और बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है, तो सामने में वो उतना ही बल से आगे बढ़ेगा। जैसे अभी देखिए यहाँ 50 न्यूटन है, यहाँ भी 50 न्यूटन है, अब बीच में 120 डिग्री कोण बना, तो आपको पता चल गया बीच में कितना है, ये 50 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ भी 2 न्यूटन निकला और यहाँ भी 20 था, तो कितना निकला है अपने 20 निकला। यहाँ 60 था तो 60 में अलग केस लग गया, तो ये बात भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बिंदु आवेश के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा। बिंदु आवेश के कारण विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ ही ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर मान लीजिए जो हमारा विद्युत विभव है उसका व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। व्यंजक माने सूत्र। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।